हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। तो आज की वीडियो जो है ये एनसीईआरटी पे आधारित होने वाली है। पूरी वीडियो की सीरीज रहेगी आगे। ये फर्स्ट वीडियो है मेरा एनसीईआरटी पे। तो अगर आप सीटेट पेपर सेकेंड की तैयारी कर रहे हैं, एलटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके सिलेबस में एनसीईआरटी दिया गया है, चाहे वो यूपीएससी का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं जो है कंप्लीट आपको क्लास 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी जो है पढ़ाऊँगा। ठीक है, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो बुक है उसके कुछ यूनिट देखेंगे हम। ठीक है, तो अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो इसमें चैनल पे जो है वीडियो आगे भी आती रहेंगी। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किया गया है, अतीत हमारा मतलब जो बीता हुआ कल है। तो अगला जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो देखिए, मानव के विकास के क्रम से गुजरा है। हजारों साल पहले की बात करें तो मानव जीवन उस तरीके का नहीं था जैसा आज है। हमारी पूर्वज बंदर थे, जिनमें कुछ ऐसे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने आरंभ हुए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने आप को वातावरण के साथ क्या किया, एडजस्टमेंट करना शुरू कर दिया, और उनमें शारीरिक और मानसिक विकास जो ना परिवर्तन है धीरे धीरे आरंभ होने लगे। अगर हम बात करें आदिमानव की, तो पहले गुफाओं में रहते थे। ठीक है, देन उसके बाद जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मनुष्य ने जो है आग की खोज की। समय के साथ साथ वो घर बना के रहने लगे। जैसे कि पहले वो गुफाओं में रहते थे, जहाँ वो पहले अपना पेट पालने के लिए शिकार किया करते थे, या कंदमूल फल हैं या जड़ी बूटी हैं जो भी वो खाया करते थे। अब वो कृषि भी करने लगे थे और पशुपालन भी करने लगे थे। देन एक क्रम की बात कर रहा हूँ मैं आगे की ओर। तो फिर जैसे जैसे जरा विकास का क्रम बढ़ता गया तो उनमें जो है शासन जैसी व्यवस्थाएं स्थापित होने लगी, और वो इतने जो है विकसित हो गए कि वो सिंधु घाटी सभ्यता जैसी एक नियोजित नगर प्रणाली और व्यापार संबंधी कार्य जो उनके देखने को मिलते हैं वो अद्वितीय हैं। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं वीडियो में। जैसे लोग क्या खाते थे, क्या कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, किस तरह के आखेट करते थे अर्थात शिकार, पशुपालन कैसे करते थे, कृषक कैसे बने। ठीक है, व्यापार किया उन्होंने, शिल्प कलाएं जो है विकसित हुई, संगीतकार, वैज्ञानिकों के जीवन में काफ़ी हमें जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अपने अतीत की जानकारी। अब वो कैसे हासिल करते हैं उसको हम आगे वीडियो में देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें अपने अतीत को जानने की, तो दो तरह के स्रोतों का हम इस्तेमाल करते हैं। एक जो है पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा हमारा साहित्यिक स्रोत। देखिए, पुरातात्विक स्रोत हैं उसके अंतर्गत आपके अभिलेख आ जाते हैं, उस समय जो लिखे गए हैं, या हम कह सकते हैं कोई कठोर स्थलाकृति पे या पत्थरों पे जो है अभिलेख लिखे गए हैं, स्मारक हैं, जितने भी भवन हैं, सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, चित्रकला हैं, वो मोहरें हैं, इनके माध्यम से हमें जो है अपने अतीत की जानकारी मिलती है। इन्हें जो है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा जो हमारा स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को हम दो भागों में बांटते हैं, एक हमारा भारतीय साहित्य आता है, दूसरा आता है विदेशी साहित्य। ठीक है, इसमें पहले भारतीय साहित्य देखते हैं। इसमें जो धर्म साहित्य अर्थात जो जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं या वेद हैं हमारे, वो सभी जो हैं भारतीय साहित्य के अंतर्गत, धर्म साहित्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्या है हमारा, बौद्ध धर्म के जितने भी जो है हमारी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, वो सभी धर्म साहित्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हमारा धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जिसके अंतर्गत जो है राजवंशों के बारे में जो लिखा गया है लेखकों ने, उन्हें जो है धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा आता है हमारा संगम साहित्य। और अगर बात करें विदेशी साहित्य, जो विदेशी यात्रियों ने जो है भारत देश के बारे में क्या जानकारी लिखी है अपने ग्रंथों में, चाहे वो यूनानी विद्वान भारत में आए या चाइना से जो विद्वान आए, उन्होंने किस तरीके से उस समय काल में भारत के बारे में लिखा है, तो इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो दो स्रोत हैं हमारे,
एक है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। देखिए इसमें अब मैं आपको जो भी बताऊंगा ये कक्षा 6 के जो एनसीईआरटी की बुक में कुछ यूनिट दिए गए हैं उनमें से है। ठीक है, तो सिंपल रखेंगे, ज़्यादा हम जो है उतना ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं जाननी है, जितना दिया गया है बुक में उतना देखेंगे और उसी के साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने अपनी तरफ से जोड़े हैं उन्हें हम देख लेंगे। देखिए इसमें पहला लिखा है पांडुलिपि के बारे में। ठीक है, तो मैनस्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो यह पुस्तक है। तो पांडुलिपि जो ऐसी पुस्तक है जो हाथ से लिखे होने के कारण जो है इसे पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो मैनस्क्रिप्ट है। ठीक है, लैटिन भाषा के मेनू जिसका अर्थ हाथ से माना जाता है। यह पांडुलिपियां ताड़ वृक्ष और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नाम के पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है, जो ये पांडुलिपियां हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि पांडुलिपियां खराब भी हो जाती होंगी। हाँ, इन्हें जो है 2 साल या 2.5 साल में इन्हें नई पांडुलिपि बना के, जो पुरानी पांडुलिपि में लिखी गई जानकारियां हैं उन्हें नई जो है हमारे जो भोज वृक्ष की छाल से जो तैयार किया जाता था, पत्र तैयार किए जाते पेपर, उनमें लिखना पड़ता था। ठीक है, इसमें ये था कि कई बार क्या होती पांडुलिपियां नष्ट हो जाती थी और जो पुरानी जानकारियां हैं या चाहे जो कोई भी विवरण दिया गया है उन पांडुलिपियों में वो जो है नष्ट हो जाती थी। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इसमें नष्ट जो दिया गया है, कारतूस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम, क्या चीज़ है ये। देखिए मिस्र के उत्तरी तट पर रोजेस्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कृष्ट पत्थर मिला है जिस पर एक लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया है कि यहाँ राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में लिखे गए हैं जिन्हें कारतूस कहा गया है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो कारतूस किसे कहा जाता है? देखिए एक अभिलेख है जिसमें राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में लिखे गए हैं जिन्हें कारतूस कहा गया है। देखिए वीडियो में बने रहे हैं आप। ठीक है, अगर आप नोटबुक ले लें तो इन जानकारियों को आप नोट भी करते रहें। ठीक है, तो इसमें दिखाया गया है अभिलेख क्या है। ठीक है, जो अभिलेख हैं ये ऐसा एक लेख है जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कृष्ट किए जाते हैं या लिखे जाते हैं। ठीक है, ये अभिलेख कहा जाता है। देखिए अगले कुछ स्टेटमेंट हैं, ये एनसीईआरटी में दिए गए हैं आपके। ठीक है, तो नर्मदा नदी के जो आसपास के जो इलाके हैं उनके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है कि कई लाखों वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब जो सामान एकत्रित करते थे उस टाइम में। ठीक है, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का भी वो संग्रहण करते थे। वह जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, तो इस टाइम पे जो है लाखों वर्ष पहले की बात की है, इस टाइम पे जो है मनुष्य जो था वो सामानों को संग्रहण करना भी उसने स्टार्ट कर दिया था। देखिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो है इसमें दिए गए हैं एनसीईआरटी में उन्हें भी देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले जौ, गेहूं जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया, अर्थात कृषि कार्य भी किया और पशुपालन भी प्रारंभ किया। ठीक है, 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है, ये यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा सबसे पहले लिखा है इसमें। ठीक है, तो ये जो है उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जो क्षेत्र है ये आपका जो मेहरगढ़ वाला है
उसमें जो है सर्वप्रथम जो है कृषि कार्य आरंभ हुआ था और सबसे पहले जो फसलें उगाई गई थी वो कौन सी थी? जौ और गेहूं। आगे इसमें देखिए उत्तर पूर्व में गारो, ठीक है, तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियां कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वो स्थान विंध्य के उत्तर में है। देखिए जहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो भारत में चावल का उत्पादन जो आरंभ हुआ था वो कहाँ हुआ था? विंध्य के उत्तर में, ठीक है। आगे लिखा गया है इसमें सिंधु तथा सहायक नदियां। देखिए सिंधु नदी जो है आपके भारत में होते हुए पाकिस्तान में जो बह के अरब सागर में गिर जाती है, उसकी जो है 5 सहायक नदियां हैं जिनमें झेलम, चिनाब, सतलज, रावी जो है प्रमुख हैं, ठीक है। देखिए सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, लगभग 4500 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, ठीक है। आगे देखिए इसमें गंगा और सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो आगे देखते हैं हम इस वीडियो में। देखिए कुछ पुरा स्थलों का यहाँ जिक्र हुआ है, ठीक है। पुरा स्थलों को जानने से पहले हम देख लेते हैं थोड़ा कालक्रम किस तरीके से जो है इतिहास का विभाजन किया गया है। देखिए इसमें मुख्य रूप से जो इतिहास को बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इसके अंतर्गत आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल इसके अंतर्गत आता है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो जो घटनाएं हुई हैं उनमें एक देखिए आप सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। दूसरा काशी युग भी जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमारा प्राचीन, मध्य और आधुनिक जो अभी चल रहा है ये कालक्रम जो है इसके अंतर्गत आता है। आगे हम कुछ ऐसे पुरास्थल देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वो किस काल में थे उसकी हमको जानकारी जो है मिल जाएगी। देखिए इसमें कुछ पुरास्थल दिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें याद करके रख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। इसमें देखिए जो हमारा पहला है पूरा पाषाणिक पुरास्थल, उसके अंतर्गत आप देखिए भीमबेटका जो कि एमपी में स्थित है। उसकी जो है आपका कृष्णा नदी तट पर स्थित है ये स्थान। कुरनूर गुफाएं जो है आंध्र प्रदेश में है। नव पाषाणिक पुरास्थलों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए बुर्जहोम जो कि कश्मीर में स्थित है। चिरांद जो है वो बिहार में, महागढ़ा यूपी में, ठीक है। दाऊजंगी हैंडिंग जो है असम में स्थित है। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं पुरातात्विक खोजों के आधार पर, यहाँ सबसे पहले जो है मानव ने कृषि कार्य करना आरंभ किया था। किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। तो मेहरगढ़ ही वो स्थान है जहाँ पे पहली बार जो है मानव ने कृषि कार्य करना आरंभ किया था पुरातात्विक खोजों के आधार पर, ठीक है। भीमबेटका क्या है आपकी? ये गुफा चित्र है, ठीक है। तो इसका जो कालक्रम है वो पूरा पाषाणिक जो है काल, इसका जो समय है जिस समय में जहाँ यहाँ जो है शैल चित्र देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार बुर्जहोम है आपका जहाँ कि कश्मीर में है आपके, जहाँ की सौदान देखने को मिले हैं, ठीक है। और गर्तवास भी देखने को मिला है यहाँ, उन्हें जो है वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। इसी के साथ नवपाषाण पुरास्थल देख रहे थे हम। हल्लूर जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। पैथमपल्ली तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद महापाषाणिक पुरास्थल की बात करें तो इसमें ब्रह्मगिरी है एक, और दूसरा आपका आदि चन्नूर करके है केरल में, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है एग्जामों में कि आरंभिक गांव कौन सा था, तो ये इमाम गांव करके है शायद ये, हाँ है ये, और ये जो है शायद महाराष्ट्र में स्थित है ये जो जगह है। देखिए आगे देखते हैं हम भीमबेटका, बहुत ही जो है फेमस एक पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है ये, तो इसके बारे में जान लेते हैं। कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा भी गया है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये एनसीईआरटी की बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो भीमबेटका की बात करें, ये मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है, ठीक है। यहाँ के शैल चित्रों की बात करें, ठीक है, यहाँ के जो चित्रों की बात करें तो शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए जगह जो है फेमस है।
विंध्याचल पहाड़ी के दक्षिणी किनारों पे भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित भीमबेटका को जो है सन 2003 में यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ठीक है, तो ये एक पूरा पाषाणिक कालीन पुरास्थल है। यहाँ जो है हमारे पूर्वज जो हैं आदि मानव निवास करते थे, और साथ ही वो जो है जो दीवारें हैं वहाँ पे जो है उनके द्वारा जो है चित्र भी देखने को मिलते हैं। इसमें देखिए पुरुषों को शिकार करते हुए चित्रण किया गया है यहाँ, जबकि महिलाओं को भोजन एकत्रित करते हुए चित्रित किया गया है। तो कभी कभी ऐसा सवाल भी पूछा जाता है कि जो चित्र हैं किस ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये जो हैं चित्र जो हैं वो श्रम विभाजन की ओर संकेत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पुरुषों को जो है शिकार करते हुए दिखाया गया है और जबकि महिलाओं को भोजन एकत्रित करते हुए दिखाया गया है। देखिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पुरास्थल किसे कहा जाता है? देखिए पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसे वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया होगा, बाद में जो है उन्हें वहीं छोड़कर या तो वो वहाँ से स्थानांतरण हो गए होंगे या वो सभ्यता ही पूरी नष्ट होगी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, वो किसी कारणों के कारण नष्ट होगी, लेकिन आज भी अपरदन के परिणाम स्वरूप इतने लंबे वर्षों के बाद भी हमें उनके जो अवशेष मिलते हैं, उनके आधार पर हम ये कहते हैं कि ये किस तरीके की सभ्यता थी, यहाँ नगर नियोजन किस तरीके का था, ये कौन कौन से जो बर्तन हैं, औजार थे यहाँ के लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पुरा स्थल में ही आती है, जहाँ जो है हमें प्राचीन समय के चाहे वो अवशेष मिलते हैं इमारतों के, चाहे औजार मिलते हैं या बर्तन मिलते हैं, या हमें सावधान मिलते हैं। तो आगे दिया गया है इसमें गर्तवास। देखिए गर्तवास क्या होता है इसमें देखते हैं हम। बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता है। सिंपल सा ये जो है बुर्जहोम जो है आपका पुरास्थल से है उससे जुड़ा हुआ एक शब्द है गर्तवास करके। इसमें लोग क्या करते थे, गड्ढे के नीचे जो है घर बना के रहते थे। अब ऐसा क्यों करते होंगे? क्योंकि देखिए जो है आपका जम्मू कश्मीर वाला इलाका है उसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, देखिए इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, जिससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी इन जो गर्तवासों से। ठीक है, इसमें आगे देखिए मेहरगढ़ के बारे में बताया गया है। मेहरगढ़ जो है ये ईरान जाने वाले एक महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। मेहरगढ़ संभवतः वो स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाया था। ठीक है, और भेड़ बकरी पालन सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, जिनमें देखिए कौन कौन से जानवर थे। ये हिरन, सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियां जो पालतू जानवर हैं उनकी हड्डियां भी मिली हैं। ठीक है, मेहरगढ़ के बारे में हम और आगे देखते हैं। देखिए मेहरगढ़ में इसके अलावा देखिए चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, कृषि के तो साक्ष्य मिले ही मिले हैं, पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। उसी के साथ उनके जो घर थे वो चौकोर थे और आयताकार थे, जिसके प्रत्येक घर में जो है 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। ठीक है, इन जो अवशेषों से हमें प्राप्त जो हुआ है उनमें से कुछ उस समय भंडारण के लिए काम आते होंगे। जैसे कि आपको पता है अगर कृषि कार्य हो रहा है तो जो है वो अनाज के भंडारण के लिए उन कमरों का इस्तेमाल करते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति क्या जताते थे, सम्मान जताते थे, और लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। उस समय के जो लोग थे, आगे मैंने आपको बताया था कि 8000 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है मेहरगढ़, तो इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। ठीक है, इसमें देखिए आगे मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा होगा। देखिए अपनी अपनी मान्यताएं हैं। देखिए कुछ टाइम पीरियड दिए गए हैं जो है एनसीईआरटी में, उन्हें भी हम देख लेते हैं। मध्य पाषाण युग का जो समय काल जो तय किया गया है
वो 12,000 से 10,000 साल पहले का किया गया है। ठीक है, बसने की प्रक्रिया का जो आरंभ वो बताया गया है, इसे 12,000 साल पहले जो है बताया गया है। नवपाषाण युग का आपका आरंभ 10,000 साल पहले, और मेहरगढ़ी में बस्तियों का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।